आनंदपुर में सुमन अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। उसका पति अशोक का एक दुकान था। उसका रोजगार बहुत अच्छा चल रहा था। घर का खर्चा निकालने के बाद भी खूब सारे पैसे बच जाते थे और सुमन बहुत खुश थी। अशोक जी, सुनते हो? हाँ बोलो सुमन, क्या हुआ? कल थोड़ा मंदिर होकर आते हैं। ठीक है चलेंगे, पर अचानक से मंदिर जाने का मन क्यों बना लिया? कल तो कोई त्योहार भी नहीं है। हमारी बेटी नर्मदा का भाई आने वाला है, इसलिए सोच रही हूँ भगवान का माथा टेक कर आऊँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमन 3 महीने पेट से थी। उसे यकीन था इस बार बेटा ही होगा। पूजा पाठ सब कुछ किया करती थी। फिर डिलीवरी का समय आता है, मगर इस बार भी उसे बेटी ही होती है और सुमन उदास हो जाती है। तभी उसकी सहेली कमला बोलती है, सुमन तू अपना मन छोटा मत कर। बेटी हुई है तो क्या हुआ, तू इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दियो। मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, मैं तो दुखी नहीं होती। कमला दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, पर मुझे हर हाल में एक बेटा चाहिए था। मेरी भाभी, मेरी तीनों नंद, सबको बेटा है, फिर मुझे क्यों नहीं? मेरी बेटी किसको राखी बांधेगी? सुमन और अशोक बेटे की उम्मीद करते करते उन्हें 4 बेटियां हो जाती हैं, पर फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती। सुमन, शायद हमारे नसीब में बेटा लिखा ही नहीं है। अब और नहीं, बस करते हैं। मेरी अपनी मौसी को 8 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ है। मेरी एक सहेली को भी 6 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है। फिर हम क्यों रुक जाए? पर सुमन, इतने बच्चे पैदा करना सही नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान दे रही हैं, उनका आशीर्वाद मानकर रख लीजिए। पालन पोषण सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। देखते ही देखते कुछ समय और बीत गया और इस बार सुमन और अशोक की मनोकामना पूरी हो गई। दोनों को एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उसका नाम किशन रखा गया। ओले ले मेरे बाबू, तुझे किसी की नजर ना लगे। नर्मदा, अनीता, संगीता, सुषमा, तुम चारों का एक ही काम है, अपने भाई को हमेशा प्यार करना, उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए, समझ गए? चारों बहनें माता पिता का कहना मानकर अपने भाई को पलकों पर बिठा कर रखती हैं। फिर एक दिन, सुमन आखिर में तूने एक बेटा कर ही लिया, अब तो खुश है ना तू? हाँ कमला दीदी, अब तो मानो खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई है मेरे घर में। अच्छा दीदी, आप इस बार कोशिश क्यों नहीं करते? शायद इस बार आपको बेटा हो जाए। ना बाबा ना, मेरी 2 बेटियां हैं, अब उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छे स्कूल में शिक्षा दूंगी। पर कमला दीदी, एक बेटा हो जाता तो ठीक रहता। कोई बात नहीं। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। मेरा राजा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, ये बड़ी कार में घूमेगा, सुंदर सी लड़की से शादी करेगा। माँ, मुझे भी बड़े होकर अफसर बनना है। हाँ कोई बात नहीं, तू भी अफसर बन जाइयो। सुमन चाहती थी उसके सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पर अशोक के लिए रोजगार करना मुश्किल हो गया था। इसलिए चारों बेटियां पास ही की सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और बेटा किशन एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा। तभी एक दिन किशन बोलता है, माँ मुझे एक साइकिल चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल ही तेरे पापा को बोलती हूँ साइकिल खरीद देने के लिए। माँ, मैं 2 साल से साइकिल मांग रही हूँ, मुझे तो नहीं दिया। मेरा स्कूल कितना दूर है यहाँ से, और किशन के बोलते ही आप तुरंत मान गई। अरे वो लड़का है, उसे तो किसी न किसी दिन साइकिल चाहिए ही होगा। और तू क्या करेगी साइकिल का? ससुराल में चलाएगी, पागल कहीं की। चारों बहनें स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहती थीं, पर अशोक और सुमन इतने पैसे कहाँ से लाते, इसलिए बेटियों की पढ़ाई छुड़ाकर उनके लिए रिश्ता देखने लगे। पर बेटे किशन की पढ़ाई एक बहुत अच्छे स्कूल में जारी रखी। साल पे साल बीतता गया और सुमन अपनी चारों बेटियों की शादी कर देती है। फिर अशोक की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। सुमन, एक गिलास पानी ले आओ। अब अशोक की उम्र हो गई थी, वो बार बार बीमार पड़ने लगा था। फिर भी बेटे की पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। पापा, मुझे फाइनल पेपर में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? बेटा, तुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी क्या? अगर तू नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी खत्म कर लेगा तो अच्छा होगा। क्या? तो पढ़ाई कब करूँगा और काम कब करूँगा? अगर पैसा नहीं दे सकते तो पैदा क्यों किया? किशन बेटा, गुस्सा मत कर, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं उसे बेचकर तुझे पैसे दे दूंगी। ये आखिरी साल है, इसके बाद तुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना मेरा लल्ला? दिन पर दिन अशोक की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। अशोक अब अपनी दुकान पर काम भी नहीं कर पाता था और उधर दिल्ली में किशन को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। फिर एक दिन, माँ देखो कौन आया है।
किशन है। हाय बेटा, तू आ गया। बेटा, ये तेरे साथ कौन सी लड़की है? ये मेरी पत्नी पिंकी है। हम दोनों ने दिल्ली में ही शादी कर ली। शादी कर लिया और बताया भी नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आजा बहू, घर के अंदर आ। देखिए सासू माँ, मैं सब कुछ क्लियर बता देती हूँ। हम दोनों यहाँ पर साल में एक बार ही आ सकते हैं, क्योंकि किशन की जॉब है, मेरी जॉब है। हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ये फालतू के काम के लिए। अच्छा बहू, तुम्हें जैसे सही लगे तुम वैसे ही करना। पर बेटा किशन, पापा की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। उनकी दवाई के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ओहो माँ, हमेशा पैसों के पीछे ही पड़ी रहती हो। हमारी शादी में बहुत खर्चा हो गया है और ऊपर से अभी दिल्ली में घर खरीद लिया। मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, तुमने घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं। ओहो पापा जी, आपको क्या छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे हम? किशन से सुमन जब भी पैसा मांगती थी तो कुछ न कुछ बोलकर टाल देता था। फिर एक दिन अशोक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। सुमन नर्मदा को फोन लगाती है और पैसे मांगती है। माँ, मैं अब तक आपको बहुत पैसे भेज चुकी हूँ। मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करती जो आपको हर महीने पैसे भेजती रहूंगी। नर्मदा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं तुझसे पैसे मांग रही थी। हाँ माँ, समझती हूँ, पर पति से और कितने पैसे मांगूंगी? आगे की पढ़ाई करना चाहती थी मैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। कमला ताई जी की बेटियां स्नेहा और सरिता कितने आगे तक पढ़ती गई और इतनी अच्छी जॉब भी करने लगी। आप तो बस किशन के पीछे ही लगे रहे। अब आप उसी से पैसे मांगिए। नर्मदा की तरह उसकी बाकी 3 बेटियां भी पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाईं। माँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? तुम्हें पता है दिल्ली में खर्चा कितना होता है। दीजिए मुझे, मैं बात करती हूँ। सासू माँ, हमसे बार बार पैसे मांगना बंद कर दीजिए और जिस घर में आप रहते हैं उसे बेचकर किसी और आश्रम में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा और पापा का इलाज भी हो जाएगा। हम दोनों उस गांव में आने वाले तो है नहीं, फिर क्यों खाली पड़ा रहेगा वो घर? बहू, तुम हमें घर बेचने के लिए बोल रही हो? ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो करना है करो, हम पैसे नहीं भेज सकते। सुमन को घर बेचने के अलावा और कुछ नहीं दिखता। फिर एक दिन कमला और उनकी दोनों बेटियां सुमन के घर आती हैं और बोलती हैं, सुमन आंटी, लोग बोल रहे हैं आप घर बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे नजर में कोई है तो जरूर बताना बेटी। सुमन, और कोई क्यों? हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। मेरी दोनों बेटियां तेरा घर खरीदने के लिए आई हैं। तेरी ये दोनों बेटियां घर खरीदेगी, मगर पैसे कहाँ से आए? आंटी, दीदी और मैं, हम दोनों नौकरी करते हैं। पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। आपको हम ज्यादा पैसे देंगे। मैं और दीदी ये सोच रहे थे, मम्मी पापा की उम्र हो रही है, वो दोनों अकेले कैसे रहेंगे, इसलिए हम ये घर खरीद लेंगे। हम दोनों बहनें अपने पतियों के साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। आंटी, हम सब मिलकर एक बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं। सुमन, मेरी दोनों बेटियां मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, इसलिए वो दोनों मिलकर तेरा घर खरीद लेंगे। जुग जुग जियो। काश मैं भी बेटे की उम्मीद न रखकर अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा देती, तो आज हमें यूँ पुश्तैनी घर बेचना नहीं पड़ता। कुछ ही दिनों में कमला की बेटियां सुमन का घर खरीद लेती हैं और सुमन अपने पति को लेकर आश्रम जाने लगती है। तभी उसकी बेटी नर्मदा बोलती है, माँ, मैं एक बात बोलूं? बोलो बेटी। माँ, पापा, मेरे जीते जी आप आश्रम में रहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। नहीं माँ पापा, आप हमारे साथ रहोगी। अच्छा, तुम दोनों बड़े हो इसलिए माँ पापा को अपने साथ ले जाओगे? नहीं नहीं, वो दोनों मेरे साथ रहेंगे। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं माँ पापा को अपने साथ ले जाऊंगी। चलिए माँ पापा, आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, बारी बारी करके हम चारों माँ पापा को अपने पास रखेंगे। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। सुमन अपनी बेटियों की प्यार भरी बातें सुनकर रोने लग जाती है। फिर सुमन और अशोक उसके बाद से बेटे के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बाकी की जिंदगी बेटियों के साथ हंसी खुशी बिताते हैं। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं।
थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सकें। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रीति की शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते हैं। उसके बाद दोनों एक दुकान में लहंगा लेने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और इसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ, मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है।
बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपनी जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरे शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है। ये दहेज कहाँ है? ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं, इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं।
उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।